गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 2 भारत की खोज पुस्तक का पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है तलाश, तो उसके बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले हमने इसी पाठ के तलाश पाठ के जो कई भाग दिए गए हैं, तो हमने 4 भाग कर लिए हैं। भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता। तो आज हम इसका 5वां भाग कर रहे हैं, भारत की विविधता और एकता। तो बच्चों, इस नाम से पता चल रहा है कि भारत में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के लोग, जिसमें क्या कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न जातियों के, सबकी जातियां अलग हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन फिर भी सब आपस में मिलजुल करके एक होकर के रहते हैं। इस तरह भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, चाहे उनका धर्म कोई भी है, चाहे जाति कोई भी है, उनका रहन सहन कैसा भी है, लेकिन वो मूल रूप से भारतीय हैं। तो उनमें विविधता में एकता पाई जाती है। तो इस टॉपिक को हम अब पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलोगे तो उसमें से ही मैं आपको पढ़ के साथ में समझा रही हूँ, और आप भी साथ साथ में ही जब देखोगे यानी पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, तो आपको शब्दों का ज्ञान भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। भारत की विविधता अद्भुत है। अद्भुत मतलब क्या होता है कि अनोखी है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। यानी भारत देश में कैसे सब लोग अलग अलग होते हुए भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा सभी को दिखाई पड़ता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। यानी शरीर से भी सभी व्यक्ति अलग अलग हैं। आप देख रहे हो कि सभी की शक्लें अलग अलग होती हैं ना, शारीरिक बनावट है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत सुंदर होता है तो कोई ठीक ठीक होता है। मतलब शारीरिक रूप से भी वो अलग अलग हैं, और उनकी जो आदतें होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। सबकी आदतें एक जैसी नहीं होती। अब एक ही परिवार के सभी सदस्य वो एक जैसे दिखाई नहीं देते, ठीक है। सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं और सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इसलिए जो है वो सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी वो हम कहते हैं ना कि एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। उसी तरह से इस देश में रहने वाले सभी लोग, सबके जो है शारीरिक बनावट भी अलग है, उनका रहन सहन भी अलग होता है, खान पान भी अलग होता है, अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं और विभिन्न जातियों के भी हैं, लेकिन फिर भी सभी एक हैं और वो हैं भारतीय। तो मूल रूप से वो भारतीय, तो सबसे पहले वो भारतीय होते हैं, बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, उनकी नस्लें भिन्न हैं। अब क्या है कि जो पठान होते हैं, ये कहते हैं ना उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और जो तमिल हैं, उनमें समानता बहुत कम है, यानी वो हर तरह से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, उनकी नस्लें अलग अलग हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, यानी फिर भी उनमें कुछ समानता हो सकती है। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, उनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग है, उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग अलग है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में, मध्य एशिया के सीमांत प्रदेश यानी जो सीमा से लगते हैं, अब भारत की सीमा से जो लगने वाले देश हैं, उनमें वहाँ पर यदि हम देखें तो रीति रिवाज जैसे कश्मीर के, हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। यानी जो सीमांत प्रदेश होते हैं
वो एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझते हैं और मानने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे का वैसा की वैसा करने लगते हैं। अब जो सीमाओं से लगे देश हैं, अब जो हमारी सीमा से हम क्या करते हैं, वहाँ का खान पान जो है वो अपना लेते हैं, वहाँ का पहनावा हमें अच्छा लगता है। लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, कोई नेपाल जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई तो वो वहाँ पर वहाँ से क्या है, कुछ ना कुछ नया खाना पीना भी सीखता है, ठीक है, उनका खान पान अपना लेता है और वहाँ का पहनावा जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और यदि उधर से लोग इंडिया में आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ का पहनावा, यहाँ से वो खरीदारी करके ले जाते हैं, उनको यहाँ का पहनावा अच्छा लगता है और यहाँ का जो खान पान वो पसंद करते हैं। तो इसलिए ये सब जो है चलता रहता है सीमांत प्रदेशों में। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। अब पठानों के जो नृत्य हैं लोक प्रचलित, उनकी भाषा में जो वो नृत्य करते हैं, उनके जो नृत्य हैं वो रूस के नृत्य से मिलते जुलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसे तमिल पर। अब ये भिन्नताएं होते हुए भी जो पठान हैं वो फिर भी उन पर भारत की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि वो भारतीय हैं। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। अब हमारे जो सीमावर्ती देश हैं वो क्या है कि हजारों सालों से ऐसे हम जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब नहीं देख पाते तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बावजूद भी हमें पता चल जाता है। उनके जब हम चित्रों को देखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि वो कैसा पहनावा पहनते हैं, कैसी वहाँ की सभ्यता है, कैसी वहाँ की संस्कृति है, तो वो सब जो है हमें पता चल जाता है। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। अब ये सारी जो जातियाँ हैं ना, पुराने तुर्क हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसे हुए हैं, जो तुर्क जाति है वो इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। यानी जब इस्लाम धर्म नहीं आया था उससे पहले लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और उससे भी पहले वैदिक काल में यानी वो हिंदू धर्म को मानते थे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ये प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, यानी सीमावर्ती इलाकों से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति अन्य देशों में पहुंची, और अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति भारत में, यानी लोग वहीं से आते और जाते थे, भारत में प्रवेश करते थे और भारत के लोग उधर जाते थे। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो 2000 वर्ष पहले, जब 1944 में महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी, उस समय के बारे में, उस समय से बता रहे हैं कि उस समय पर ये कहा गया कि 2000 वर्ष पहले, यानी कितने साल पहले की बात है। उस समय भी तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहीं खींचे आते थे। तो वहाँ पर केवल भारत के विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, बल्कि अन्य देशों से भी बहुत से विद्यार्थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह से नहीं बदल सकी थी। अब जब अन्य देशों से लोग आते थे तो यहाँ पर आकर के थोड़ा धर्म तो जरूर परिवर्तन हुआ उनका, ठीक है। भी कईयों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कईयों ने नहीं किया, उनका धर्म इस भारत में आया। तो लोग जो हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्षता के कारण जो है सभी धर्मों को का सम्मान आदर करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो चाहे धर्म परिवर्तन हुआ भी, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी वो नहीं बदली थी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। यानी जो पठान और तमिल लोग थे ये जो है चरम रूप पर, चरम सीमा पर यहाँ पर थे। ये दो उदाहरण हैं कि ये यहाँ आए और उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं,
पर सब पर इसमें गहरी छाप भारतीयता की है। अब उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं भी, चाहे कोई पठान है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़ीसा, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा है। यानी कि इतनी जातियां हमारे भारत देश में आई और यहाँ आकर के वो उसी प्रकार से बस गई जैसे कि भारत में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो सैकड़ों वर्षों तक अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखी। मतलब यहाँ आए, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी अपना लिया और अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी नहीं भूले और अपनी पहचान को उन्होंने बनाए रखा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोवेश एक से हैं। अब चाहे ये जातियाँ कितनी भी अलग अलग हैं, ये कितने भी देशों से लोग आए थे, कितनी भी जातियों ने भारत में प्रवेश किया था, लेकिन अलग अलग जातियां होने के बावजूद, अलग अलग धर्मों को मानने के बावजूद, अलग अलग देशों से आने के बावजूद, मतलब इतनी भिन्नताओं के बावजूद सभी में गुण और जो दोष थे, यानी जो कोई कमियां होती थी या जो अच्छाइयां होती थी और बुराइयां थी, वो सब एक जैसी होती थी। अब व्यक्ति में कमी है तो सभी व्यक्तियों में एक जैसे कोई ना कोई कमी होती है। ये नहीं है कि किसी में कोई कमी, एक में वो कमी आ गई है तो दूसरे में वो आएगी नहीं। एक व्यक्ति यदि अच्छा है, अपनी किसी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरे में वो अच्छाई हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता। इन सबकी गुण और दोष एक जैसे। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। और ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुराने जो साहित्य लिखा गया, पुराना जो इतिहास लिखा गया, जो अभिलेख मिले हैं, उनसे हमें ये सब पता चलता है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। मतलब इसकी जानकारी जब हमें मिलती है ना, उस जानकारी से हमें पता चलता है कि इनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, यानी एक ही राष्ट्र में रह करके, चाहे ये अलग अलग रूप थे, अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों को मानते थे, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता की भावना यानी देश प्रेम की भावना वो एक थी कि वो भारतीय हैं। और इनकी मानसिक विशेषताएं यानी सोचने की जो शक्ति थी वो भी समान होती थी। सब प्रकार की ये जो जातियां थी भारत में आई और एक ही तरीके से सोचने लगी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। अब जैसे चीन बहुत प्राचीन देश है, उसी तरह से भारत भी एक प्राचीन देश है और दोनों की अपनी अलग अलग दुनिया थी। एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। इनकी सभ्यता और संस्कृति थी जिन्होंने सभी चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए, अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। यानी विदेशों से बहुत से लोग आए, बहुत सी जातियां आई यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ आकर के उन्होंने यहीं की सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और इसी में मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। जब भी कुछ विघटन होने वाले, कुछ मतलब कि गलत करने वाले जो लोग उभरे, यानी भारत को नुकसान पहुंचाने वाले जो यदि लोग सामने आए, तो सबने, इन सब जातियों ने आपस में मिलजुल करके उसका समाधान खोजने का प्रयत्न किया कि कैसे जो है उनको रोका जा सके, कि ये गलत काम ना हो जाए, इसका विघटन ना हो जाए। तो उसको रोकना जो चाहा था, सब जातियों ने मिलकर के एक होकर के समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते थे। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाई रखी थी। सभ्यता के शुरू में ही मतलब एकता की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में थी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई थी। मतलब ये जो एकता की भावना थी, ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी दूसरे ने सिखाया, आके कोई बाहर से आए उन्होंने हमें सिखाया कि हमें एक होकर के रहना चाहिए। हमारे पर जो ज़बरदस्ती उन्होंने ये हम पर आरोपित की इस भावना को कि तुम्हें एकता बना करके रखनी है, आपस में मिलजुल कर रहना है,
ऐसा नहीं हुआ था, ये सबके मन की भावना थी। लोग जो भारतीय लोग थे ये सभी आपस में मिलजुल करके रहते थे, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा थे। इसके अंतर्गत विश्वासों, रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। अब जो भी जितनी भी जातियां आई थी वो आपस में मिलजुल के सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल करके मनाते थे और सभी एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते थे। और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। इस तरह से यहाँ पर अनेक प्रकार के जो भी लोग आए थे उनकी सबकी जातियों को, धर्म को और उनकी मान्यताओं को, उनके जो है कहते हैं ना सभ्यता और संस्कृति को, सबको समान रूप से माना गया था। मतलब ये नहीं कहा गया था तुम इस धर्म को मानने वाले हो तो यहाँ नहीं रह सकते, तुम फला धर्म को मानने वाले तुम हिंदुस्तान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। अब जो समूह है ना, कोई भी समूह आए तो उनमें भिन्नता तो थोड़ी होएगी क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, सबकी शारीरिक बनावट भिन्न भिन्न होती है, लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार भिन्नताएं तो होती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। अब उसकी एकता की भावना तभी पता चलती है जब उसकी तुलना किसी दूसरे देश से की जाती है। अब हमारे देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, यहाँ के धर्म और जातियाँ कैसे आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और दूसरे देश के लोग कैसे हैं, किस किस धर्म को मानते हैं, कैसे वो आपस में मिलजुल कर, यदि इन दोनों की तुलना की जाएगी ना तभी पता चल जाता है, तभी पता चलता है कि ये देश कैसे हैं। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। सीमावर्ती इलाके होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, अभी हमारे भारत के लोग जो है, जैसे हम पाकिस्तान हमारा सीमावर्ती इलाका है, नेपाल हमारा सीमा, चीन हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, हमारी सीमा साथ लगती है। तो वहाँ के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं ना, जो उस सीमा के पास हैं और इधर वाली सीमा के पास, तो उनमें जो है हमारे आपसी सभ्यता जो और संस्कृति, आपस का मेल मिलाप जो है वो थोड़ा बहुत कई बार कम पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपस में वो घुल मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उधर वाले हम उनकी सभ्यता संस्कृति को अपना लेते हैं, वो हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना लेते हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है, अब ये जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था। मतलब भारत का व्यक्ति भारत के चाहे किसी भी हिस्से में चला जाता था, उसे ऐसे लगता था कि यह उसका अपना ही घर है। जैसे हम अपने घर में रह करके अनुभूति महसूस करते हैं, जो कुछ अपने मन में महसूस करते हैं, भारत के हम किसी भी कोने में जाकर के रहने लगे तो हमें ये नहीं लगता कि हम अपने घर से दूर आ गए हैं, हमें अपना घर लगता है, क्योंकि हमारा भारत देश एक ही है। जबकि किसी दूसरे देश में पहुंचकर हम अजनबी और प्रदेशी महसूस करता है। यदि हम किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तब हमें क्या लगता है कि हम वहाँ पर एक अजनबी से हैं, हमारे मन में ये बात रहती है कि हम किसी दूसरे देश में गए हुए हैं, ये हमारा अपना देश नहीं है। अब उदाहरण के जैसे हम कहते हैं कि हमारा घर है, अब ये हमारा घर, हम अपने घर में रह रहे हैं, और यदि हम किसी दूसरे के घर में रहने के लिए चले जाते हैं या हम किसी पड़ोसी के घर में जाके 2 घंटे बैठ जाए, तब हमें ये लगने लगता है ना कि ये तो पराया घर है, ये हमारा अपना घर नहीं है, हम जल्दी से अपने घर में आते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ हम अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं और हमें ये लगता है कि ये हमारा अपना नहीं है, हमें अपनेपन की भावना महसूस नहीं होती है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। और यदि हम वहाँ पर जाकर के वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं, वहाँ के खान पान रहन सहन में घुल मिल जाते हैं, तब हमारा जो है अजनबीपन यानी थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर हमें कुछ अपनापन सा लगने लगता है। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या तो भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। अब ये लोग थे, ये भारतीय धर्म को नहीं मानते थे, हिंदू धर्म को नहीं मानते थे,
लेकिन जब ये भारत में आकर के बस गए और कुछ पीढ़ियां गुजरने के बाद वो खुद भारतीय ही हो गए थे। अब हम भारत में रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जो भी हैं, पारसी, तो वो अपने आप को पहले क्या बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, यानी भारत के लोग हैं। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। अब लोगों ने जो है इन धर्मों को भी स्वीकार करा, बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और कुछ लोग जो है मुसलमान बन गए थे, कुछ लोग जो है उन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए थे, तो लेकिन वो फिर भी भारतीय ही रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर के रहते हैं। ठीक है, आज जो है राष्ट्रवाद की भावना अधिक हो गई है, विकसित हो गई है। अब जो है भारतीय किसी दूसरे देश में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय समुदाय बना करके एकजुट होकर के रहते हैं। अब भारत के लोग जैसे कनाडा में बहुत से गए हैं तो वहाँ उन्होंने एक अपना छोटा सा भारत ही बसा लिया है। सभी लोग वहाँ उस एरिया में जा कर के रहते हैं और जहाँ पर उन्हें थोड़ा अपने ही लोगों के साथ रहने के कारण अपनापन सा महसूस होता है। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान से जाने वाला व्यक्ति कहीं भी जाकर रहने लगेगा वो हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो उसे हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब है ना, हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो देश भारत है, तो हम इससे बहुत प्रेम करते हैं और हम सोचते हैं ना इसके बारे में, तो सब अलग अलग सोचते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है अब मैं जो है कौन सी सुंदरता सोचना शुरू कर दूं भी मुझे भारत की जो नदियां हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं नदियों के बारे में सोचती हूँ। आप सोचोगे कि मुझे भारत के जो ये हिमालय पर्वत या जो पहाड़ हैं, कश्मीर की वादियां हैं, मुझे वो बहुत सुंदर लगती हैं, तो तुम्हारे मन में भारत की वो तस्वीर बन जाएगी। सब जो है भारत की सुंदरता को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब नेहरू जी क्या कहते हैं, अभी मैं कैसे देखता हूँ, वो कहते हैं मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में। अब नेहरू जी को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें ये सब इन सब में भारत दिखाई दे रहा है। फिर वो कहते हैं वर्षा ऋतु की ज़्यादा ही बरसात जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। मतलब वर्षा ऋतु होते ही पेड़ पौधे जैसे ऐसे नहार लेते हैं ना, साफ सुथरे हरे भरे हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। विशाल नदियाँ और उनके बहते जल के बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बाद जब मैं ठंड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो है खैबर पास यानी खैबर दर्रा है उसकी याद आ जाती है। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी हो। यानी मैं इनके बारे में सोचता हूँ। जब मुझे अब हम कहते हैं मैं फूलों की बहुत जब फूलों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें कश्मीर की घाटियाँ याद आने लग जाती हैं। ठीक है, तो और जिसके बीच में कलकल खलकल करता झरना बहता है और जब वहाँ से वो पर्वतों से झरने नीचे बहते हैं कलकल की आवाज़ करते हो तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे ही सहेज कर रखते हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं, हर व्यक्ति भारत के बारे में अपने पसंद की तस्वीर बनाता है, अपने अलग अलग तरीके से भारत को देखता है और वो वही सोच रखता है। जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारा ध्यान वहीं चला जाता है जो हम जिस सुंदरता को देखना चाहते हैं। तो ये है हमारा भारत देश। तो बच्चों ये पांचवा जो पॉइंट था भारत की विविधता और एकता, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला भाग है जन संस्कृति, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।